हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर मीटर सेतु पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का नया टॉपिक है मीटर सेतु। देखिएगा, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर सेतु एक ऐसी डिवाइस है जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। मेन जो पर्पज है इस डिवाइस का वो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो मीटर सेतु, मीटर ब्रिज है, ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। प्रैक्टिकल सिलेबस में है, इसका मतलब हम लैब में भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी आने वाला है ये पूरा का पूरा मीटर सेतु, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा मीटर सेतु आएगा। वहाँ हम इसको और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, वो बातें भी इसमें आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है ना। किस प्रकार से इसको परफॉर्म करेंगे वो भी इसी के अंदर आएगा टोटल, ठीक है ना। डिटेल में बताएंगे हम इसको आज। देखिएगा, करें डिस्कस। देखिएगा, इसकी सबसे पहले बनावट देखते हैं। बनावट तो आपके सामने ही है, जो कि ये दिखाई गई है। देखिएगा, वैसे बता दिए मीटर सेतु क्या होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी बनावट स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या होता है। मैं बनावट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लैंग्वेज लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लाइन जो बनाई है मैंने, ये पूरी AC, आपको दिख रहा होगा AC, ये क्या है, ये एक तार है। ये 1 मीटर लंबा तार है, जो 1 मीटर लंबा तार है और एक समान अनुप्रस्थ काट है इसका पूरे का। एक समान अनुप्रस्थ काट मतलब मोटाई इसकी पूरे की मतलब इक्वल है। पूरा तार है, उसकी जो पूरा तार लिया है 1 मीटर लंबा, इसकी मोटाई इक्वल है। मतलब हर पार्ट की जो मोटाई है यानी अनुप्रस्थ काट है वो इक्वल है। लंबाई इसकी 1 मीटर है, इस तार की लंबाई 1 मीटर है। और ये लकड़ी का कोई एक तख्ता है, यानी लकड़ी का एक आधार होता है, लकड़ी का तख्ता जिसे आप बोल सकते हो, वुडन बॉक्स बोल सकते हो। लकड़ी का एक तख्ता है, उस तख्ते पर होता है, तख्ते पर एक स्केल पैमाने के सहारे ये तार हमारा कसा होता है, ठीक है ना। ये तार कसा होता है, ठीक है। स्केल पैमाने के सहारे एक स्केल और होता है इसके अंदर, जैसे अपन जैसे बोलते हैं ना, फुट जैसे बोलते हैं, स्केल होता है, ठीक है ना। तो 1 मीटर का स्केल होता है, पूरा 1 मीटर का स्केल, ठीक है ना। मतलब लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए स्केल होता है, 100 सेंटीमीटर तक होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये जो तार AC है, ये तो आपको बात समझ में आई। ये तार AC कहाँ लगा होता है, लकड़ी के तख्ते पर होता है और स्केल पैमाने के सहारे कसा हुआ होता है ये तार, ठीक है। अब यहाँ इस तार के प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु C, A और C से, यानी तार के प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु C से 2 L आकार की, देखिए L आकार की 2 तांबे की पत्तियाँ होती हैं, दिख रही ना आपको, ये L आकार की हैं और तांबे की पत्तियाँ हैं। तांबे की पत्तियाँ लगी होती हैं इसमें, दिख रही है आपको, दोनों तांबे की पत्ती हैं, तांबे से बनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो मेटल होता है वो कौन सा होता है, तांबे का होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो मटेरियल होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा, एक तीसरी पत्ती और होती है जो इन दोनों पत्तियों के बीच में होती है। देखिएगा, एक पत्ती और है, ये रही, ठीक है। ये तीसरी पत्ती है और इस तीसरी पत्ती में 3 पेच होते हैं, संयोजक पेच, कनेक्शन पेच होते हैं, ठीक है, संयोजक पेच। और उन पेचों से हम वायर को मतलब कनेक्ट करते हैं, तारों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो बीच वाला जो पेच होता है, बीच वाला पेच जिसे मैंने नाम दिया D, और इस D वाले पेच से मैंने तार के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर को क्या किया है, जोड़ दिया। मतलब गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी, और धारा मापी का जो दूसरा सिरा है वो मैंने जोड़ दिया जोकी J से, जिसे हम विसर्पी कुंजी बोलते हैं। जोकी भी बोल सकते हो और विसर्पी कुंजी भी बोल सकते हो, ठीक है। विसर्पी कुंजी मतलब धारा मापी का जो दूसरा सिरा है वो जोकी से जोड़ दिया, विसर्पी कुंजी से जोड़ दिया। और ये जो जोकी है, जैसे ही इस तार AC को छुएगी, मतलब यहाँ टच करेगी, जैसे ही ये जोकी AC को टच करेगी, यानी किसी पॉइंट पर टच करेगी, तो वो पॉइंट होगा हमारा B, जिसे हम क्या बोलेंगे, B।
तो इस प्रकार से पूरा जो तार है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे ये टच करेगी ना ये जॉकी, तो ये जो तार है ये दो भागों में बढ़ जाएगा। और ये दो भागों में कैसे बटेगा इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यानी तार दो भागों में बटेगा ए बी और बी सी के रूप में, ठीक है। यानी ए बी की लंबाई एल होगी, बी सी की लंबाई 100 माइनस एल होगी, ठीक है। अब देखिएगा ये तो था इसका मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी हम बात करेंगे इसकी परिपथ व्यवस्था, यानी परिपथ व्यवस्था है और इसकी कार्य प्रणाली की बात और करने वाले हैं, ठीक है। तो वो देखिएगा किस प्रकार से है। तो इसमें हमने इस मतलब संयोजक पेच डी के बारे में हमने बात कर ली है कि मतलब डी से हमने एक धारामापी के एक सिरे को जोड़ दिया और दूसरे सिरे को जो कि जे से जोड़ दिया, और ये जो कि जे इस तार एसी पर जैसे टच करेगी तो बिंदु बी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे की बातें करते हैं। परिपथ व्यवस्था के अंदर सर्किट अरेंजमेंट के अंदर ये पूरा सेटअप दिया है मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो इस मीटर ब्रिज में हम सर्किट अरेंजमेंट देखते हैं और फिर इसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी बात करेंगे। यानी प्रयोग की जो विधि है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ इसके बारे में बात हो गई थी। अब देखिएगा तार, देखिएगा ये पॉइंट ए दिख रहा, तार का जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ए देख रहा, ये पेज से जुड़ा होता है, यहाँ संयोजक पेज होता है। तो इस पॉइंट ए से और पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ देखिए मैंने पॉइंट नहीं दिया, ए और डी दिख रहा है ना, पॉइंट ए और पॉइंट डी, इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है और उस खाली जगह में हम क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है। देखिए ए और डी के बीच में हम एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं, खाली जगह होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ आर, ठीक है, आर नाम दे दिया। ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें ऐसे प्रतिरोध लगे हुए होते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं, अलग अलग वैल्यूज के यहाँ प्रतिरोध लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिनको हमें बाहर निकालना होता है अलग अलग मान के। तो यहाँ हमने इसको नाम दे दिया आर, क्या नाम दे दिया यहाँ आर। इस प्रतिरोध बॉक्स से जो प्रतिरोध निकालोगे उसको आर नाम दे दिया। अब देखिएगा डी और सी के बीच में भी एक खाली जगह मिलेगी और उस खाली जगह में हम क्या क्या जोड़ेंगे, एक वायर जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, इसका मतलब वो अज्ञात होता है, ठीक है। तो यहाँ सी और डी के मध्य हम एक अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ देते हैं। मतलब अज्ञात प्रतिरोध जोड़ने का मतलब यहाँ पर एक वायर जोड़ते हैं, एक तार जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, अर्थात वो अज्ञात प्रतिरोध होता है, यानी एस, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा ए और सी के बीच में ही हमने क्या जोड़ा है, यहाँ पर एक सेल जोड़ा है, किसके द्वारा, कुंजी के द्वारा हमने एक सेल जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से परिपथ कंप्लीट। अब देखिएगा यहाँ ये तो पूरा परिपथ कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ हम क्या करते हैं, सर्पी कुंजी को जैसे ही हम क्या करते हैं, तार एसी पर टच करते हैं, तार एसी पर टच करते हैं, जो कि को तार एसी पर जैसे टच करोगे तो क्या होगा, वो तार एसी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, दो भाग, यानी एक तो ए बी और दूसरा बी सी हो जाएगा। ए बी भाग की लंबाई तो मिलेगी हमारे पास एल, और जो शेष बचा हुआ भाग होगा वो क्या होगा हमारे पास 100 माइनस एल के रूप में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये तो था इसका सर्किट अरेंजमेंट यानी परिपथ व्यवस्था। अब बात करते हैं कार्य प्रणाली की। तो देखिए कार्य प्रणाली और समझ लीजिएगा क्या करना होता है, हमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में करना क्या होता है, वो काम क्या है वो देखना है। तो देखिएगा हम इस जो प्रैक्टिकल है एक प्रकार से, ये ध्यान रखिएगा हमारे लैब में हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे परफॉर्म करना है वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके अंदर सबसे पहले ये जो प्रतिरोध बॉक्स होता है, इस प्रतिरोध बॉक्स में हमें क्या करना होता है, उचित मान का एक प्रतिरोध निकालना होता है। इसमें ऐसे बताएगा लगाकर, एक उचित मान का प्रतिरोध लगाकर। तो लगा करने का मतलब इसमें से एक प्रतिरोध निकालेंगे उचित मान का। इसमें एक कुंजी टाइप होता है प्रतिरोध है, जैसे 2 ओम 4 ओम 6 ओम, मतलब एक उचित मान का यहाँ से एक प्रतिरोध आर हम निकालेंगे। और वो प्रतिरोध निकाल के क्या करना होता है, देखिए जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोध बॉक्स में हम क्या करेंगे, उचित मान का प्रतिरोध आर निकालेंगे, निकाल के फिर क्या करेंगे, कुंजी के को बंद करेंगे, यानी यहाँ कुंजी के लगा देंगे, ठीक है। कुंजी के को बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो धारामापी से जुड़ी जो जोकी है, इस जोकी को हम क्या करते हैं, तार के ऊपर, इस तार एसी पर बाएं दाएं खिसका कर, मतलब खिसकाना पड़ेगा आपको, स्लाइड करवाना पड़ेगा। जोकी जे को हम तार एसी पर क्या करेंगे, स्लाइड कराएंगे, यानी खिसकाएंगे बाएं दाएं। क्यों खिसकाएंगे, क्योंकि हमें
धारामापी में क्या देखना है, शून्य विक्षेप देखना है। जैसे ही धारामापी में शून्य विक्षेप आ जाता है, अर्थात अविक्षेप की स्थिति आ जाती है, वो स्थिति क्या बताएगी, तार AC पर बिंदु B को बताएगी, यानी B की स्थिति को बताएगी। तार AC पर बिंदु B की स्थिति को बताएगी और उस स्थिति को हम नोट कर लेंगे, उस स्थिति को हम नोट कर लेंगे। तो नोट करने का मतलब जैसे कि AB कितना हो जाएगा, वो L हो जाएगा, जितना भी 20 सेंटीमीटर 40 45 जो भी है वो हम नोट कर लेंगे। और 100 माइनस L, तो क्या आपको पता है L को घटा देंगे 100 में से, तो वो भी आ जाएगा 100 माइनस L। तो याद रखिएगा ये जो L वाली साइड है यानी AB है, इसको तो बोलेंगे P, और ये जो BC है इसको बोलेंगे हम Q, क्योंकि ये AB है ये L होगा, तो इसको तो नाम दे दिया यहाँ P और इसको BC वाली को Q दे दिया। ठीक है ना भाई। ये जो भुजाएं AB और BC में बटा है ना, ये जैसे हम जोकी को टच करेंगे इस तार AC पर तो क्या हो जाएगा, तार दो भागों में बटेगा, यानी AB और BC के रूप में। और AB क्या है हमारा P, और तो BC क्या होगा यहाँ Q होगा। ठीक है, R हमारे पास हो ही गया, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, ये R भुजा बोल दो इसको। ये अज्ञात प्रतिरोध S है, तो ये अज्ञात भुजा होगी। तो चारों मिल गए ना, P Q R S। तो इसमें हमें S को कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। तो मतलब मेथड आपको समझ में आया। पहला काम क्या करना होता है इसमें, प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध R को निकालना होता है। प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध R को निकालना होता है, और निकालने के बाद कुंजी K को हमें लगाना होता है। K को लगाने के पश्चात क्या करना होता है, यहाँ पर हमें एक जोकी मिलेगी, उस जोकी को क्या करेंगे, इस तार पर क्या करेंगे, खिसकाएंगे, स्लाइड कराएंगे। तो जैसे स्लाइड कराएंगे तो स्लाइड कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देखना क्या होता है, हमें धारामापी में 0 विक्षेप देखना होता है। स्लाइड कराएंगे तो स्लाइड कराते समय हमें जैसे ही धारामापी में शून्य विक्षेप मिल जाएगा तो उस स्थिति को हम नोट कर लेंगे, उस स्थिति को हम स्केल पैमाने पर नोट कर लेंगे। जैसे ये स्थिति B पर प्राप्त हुई है तो स्केल पैमाना है यहाँ पर नोट कर लेंगे, जैसे कि वो आया है L सेंटीमीटर, या L जो भी है 40 45 जो भी है फॉर एग्जाम्पल। और शेष रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 4-5 रीडिंग के लिए करना पड़ेगा। ठीक है ना, 4 या 5 रीडिंग लेनी पड़ेंगी इसमें प्रैक्टिकल करते समय। यही प्रोसेस है जो कि बार बार हमें दोहराना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे एक उचित मान का प्रतिरोध या फिर दूसरा उचित मान का कोई प्रतिरोध लेंगे, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वापस इस धारामापी में 0 विक्षेप देखना पड़ेगा। 0 विक्षेप का मतलब यहाँ है, ये है कि B और D का जो विभव है, बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात संतुलन की अवस्था में प्राप्त होगी। जैसे हम व्हीटस्टोन सेतु में किया था। कहने का मतलब यहाँ संतुलन की अवस्था देखनी है हमें। संतुलन की अवस्था कब मिलेगी, जब धारामापी में 0 विक्षेप होगा, अर्थात B और D का विभव दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो हमें देखना है, तो वो शून्य विक्षेप पर ही मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, जब जोकी को हम स्लाइड कराएंगे बाएं दाएं। ठीक है ना, स्लाइड कराते टाइम हमें इस तार AC पर ही एक पॉइंट मिलेगा जिस पर धारामापी में 0 विक्षेप आ जाएगा। ठीक है, और उस स्थिति को हम नोट कर लेंगे। और वो स्थिति हमारी जैसे B आई है तो यहाँ AB कितना होगा, L है, तो रिमेनिंग पार्ट 100 माइनस L हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग के लिए। ऐसे हम सेकंड के लिए, थर्ड के लिए ये प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो मैंने बातें बताई हैं इसको चलो मैं यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है ये बता भी देता हूँ। जो सर्किट अरेंजमेंट देख लीजिएगा, देखिए जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वही है यहाँ पर। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सेतु के प्रथम रिक्त स्थान A और D के मध्य प्रतिरोध बॉक्स, मैंने बताया था A और D के मध्य क्या लगाएंगे, प्रतिरोध बॉक्स लगाएंगे। और D और C के बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध S जोड़ेंगे। बिंदु A और C के बीच में आगे देखिए बिंदु A और C के मध्य एक सेल कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं। देखिएगा यहाँ से देख लीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा, कुंजी K के द्वारा जोड़ देते हैं। इस प्रकार सेतु की R और S भुजा तैयार हो जाती है। R और S तैयार होगी। एक तो प्रतिरोध बॉक्स में निकाला गया प्रतिरोध R भुजा के रूप में, और एक अज्ञात प्रतिरोध होगा जो कि S अज्ञात भुजा के रूप में। ठीक है, तैयार सर्पी कुंजी जब तार AC को छूती है, तार AC को जैसे ही टच करेगी तो क्या होगा, तार है वो कितने भागों में, AC 2 भागों में बटकर, यानी AB और BC में बटकर P और Q भुजाएं प्रदान करेगा। भुजा P को हम L सेंटीमीटर, Q को हम क्या बोलेंगे 100 माइनस L सेंटीमीटर से व्यक्त करेंगे। कार्य प्रणाली में बात की हमने, प्रतिरोध बॉक्स से हम क्या करेंगे, उचित मान का प्रतिरोध लगाकर कुंजी K को बंद करेंगे, कुंजी K को लगाएंगे। और क्या होगा, सर्पी कुंजी को तार AC पर दाएं व बाएं खिसका कर बिंदु B की वही स्थिति ज्ञात कर लेंगे जब धारामापी में क्या होगा, शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। वो स्थिति हमें ज्ञात करनी है, अर्थात संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। तो VB बराबर क्या होगा, यहाँ से VD होगा,
संतुलन अवस्था में क्या होगा, बी और डी का विभव बराबर होगा। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, स्केल पैमाने या मीटर पैमाने पर बिंदु बी की स्थिति पढ़ लेते हैं। पढ़कर तार के दोनों भागों ए बी और बी सी की लंबाई सेंटीमीटर में हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि ए बी की लंबाई, यदि ए बी की लंबाई एल है तो बी सी की लंबाई क्या होगी, 100 माइनस एल होगी। तो हमने ये मान लिया कि तार के एकांक लंबाई का जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा है। ये देखिएगा, तार के जो एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो सिग्मा है। तो ए बी तार का प्रतिरोध कितना होगा, ए बी तार की लंबाई कितनी है, एल है। ए बी तार की लंबाई एल है तो एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो सिग्मा, तो एल लंबाई का क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल हो जाएगा ना भाई। अरे भाई यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा है, तो ए बी तार की जो लंबाई है एल, तो एल लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, सिग्मा इंटू एल। तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे एल को, सिग्मा को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा इंटू एल इक्वल्स टू पी, पी के रूप में हो गया ए बी तार का प्रतिरोध। और अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग लेंथ है बीसी, बीसी तार का जो प्रतिरोध, बीसी तार की लंबाई क्या है, 100 माइनस एल। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, सिग्मा, तो 100 माइनस एल का क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। तो पी और क्यू दोनों आ गए हमारे पास, तो इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना, सिग्मा एल, देखिएगा सिग्मा एल अपॉन सिग्मा 100 माइनस एल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा ना, ये कट जाएगा सिग्मा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या करना है, संतुलन अवस्था देखनी। संतुलन अवस्था में हमें क्या यूज करना है, प्रतिबंध यूज करना है, व्हीट स्टोन सेतु प्रतिबंध, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू अपॉन पी इंटू आर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्यू एस तो ज्ञात करना ही है, क्यू अपॉन पी हमें दिया हुआ है। देखिए इक्वेशन 1 को आप देखिएगा, पी अपॉन क्यू है एल अपॉन 100 माइनस एल, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर हो जाएगा। तो एस बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, एस बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आर हमें ज्ञात होगा, ज्ञात का मतलब प्रतिरोध बॉक्स से निकालना पड़ेगा, ये प्रतिरोध बॉक्स से निकालना पड़ेगा ये प्रतिरोध, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग रीडिंग्स के लिए, यानी 2 ओम के लिए, 4 ओम के लिए, 6 8 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एस का मान आता जाएगा, फिर इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे जो भी है। पर लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट होता है, आ सकता है इससे, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार से मीटर सेतु के लिए ये मेन फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मीटर सेतु में करते क्या है, अज्ञात प्रतिरोध को तो कैलकुलेट करते हैं, और वो अज्ञात प्रतिरोध एस ये है। अज्ञात प्रतिरोध किसका, जो हमने क्या लगाया है, एक तार लगाया है। कहाँ लगाया है, देखिएगा ये तार लगाया, दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिएगा डी और सी के बीच में एक तार लगाया है, एस लगाया ना, ये तार लगाया। इस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी एस ज्ञात करना है। तो एस बराबर क्यू अपॉन पी इंटू आर होता है, क्यू अपॉन पी 100 माइनस एल होता है, और यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा इसी की कुछ लिमिटेशंस और हैं, वो और देख लेते हैं थोड़ी, और फिर इसके 1-2 न्यूमेरिकल हैं वो भी बात कर लेंगे अभी। देखिएगा भाई, इसके बाद में आगे देखिएगा सीमाएं इसमें क्या है, अधिक सुग्राह्यता के लिए। देखिएगा अधिक सुग्राह्यता के लिए, इसका मतलब अच्छी रीडिंग्स के लिए, मतलब जो तार है उसका हमें अज्ञात प्रतिरोध, मतलब तार जो भी तार लिया है हमने उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, और उसको ज्ञात करने के लिए, यानी उसकी अच्छी रीडिंग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध बॉक्स में जो निकाले गए जो प्रतिरोध हैं उसका मान इतना होना चाहिए कि अविक्षेप स्थिति तार के लगभग बीच में मिल जाए। शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ मिल जाए, तार के लगभग बीच में मिल जाए, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट कहाँ मिल जाए, अप्रोक्सीमेट बीच में मिल जाए, कहने का मतलब तार के बीच में, मिडिल पॉइंट पे, लगभग बीच में। ऐसा नहीं कि 50 पे 100 तो पूरा होता ही है, लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर, तो ये नहीं होता कि बीच का मतलब 50 सेंटीमीटर में मिले, 50 के आसपास 40 भी हो सकता है, इधर 60 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें तार का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध हम निकालेंगे उसका मान इस प्रकार से लेंगे कि जो अविक्षेप की स्थिति है वो तार के मध्य पे ही आ जाए, तार के मध्य बिंदु पर ही प्राप्त हो जाए। अविक्षेप स्थिति समझते हो, यानी अभी तो बताया यार, संतुलन स्थिति यानी शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप का मतलब अर्थात धारामापी में क्या आना चाहिए, धारामापी की जो नीडल है वो शून्य पर आनी चाहिए, ठीक है ना, शून्य पर आनी चाहिए। तो वो स्थिति हमें नोट करनी है, और वो स्थिति तार के लगभग बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये कब होगा, जब आप प्रतिरोध आर का मान एकदम क्या निकालोगे, ऐसा निकालोगे, प्रतिरोध आर का मान ऐसा निकालोगे
कि वो आर क्या दे आपको, शून्य विक्षेप की स्थिति तार के लगभग बीच में दे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में चारों प्रतिरोध लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पी क्यू आर और एस लगभग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा ये है कि तार में ज्यादा देर तक करंट नहीं फ्लो करना है आपको, ठीक है ना। तार में अधिक देर तक करंट को नहीं फ्लो करना है, अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और तार गर्म होने से उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा, मतलब उसकी प्रतिरोध वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, रीडिंग सही नहीं आएगी, फिर रीडिंग उस प्रतिरोध की जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपने अगर कुंजी के को मतलब जो लगाकर आपने छोड़ रखा है, सर्किट आपका पूरा का पूरा क्लोज है, बंद है, तो क्लोज का मतलब उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, उस सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, कहने का मतलब उस तार में से भी धारा जा रही है। अगर उस तार में धारा जा रही है तो इसका मतलब वो तार गर्म होगा, और गर्म होने से क्या होगा, उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, कहने का मतलब वो एकदम एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा फिर वो, ठीक है ना, वो गलत रीडिंग देगा फिर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है, जो तीसरी लिमिट है जिसमें रहकर हमें काम करना पड़ेगा, वो लिमिट क्या है कि भाई सर्पी कुंजी को आपको तार पर रगड़ना नहीं है, जो कि आपको मिलेगी वहां लैब में, तो उस जो कि जे को आपको तार पर नहीं रगड़ना है, रगड़ कर नहीं चलाना है, ठीक है ना, एकदम प्यार से चलाना है। ऐसे नहीं कि आप उसको रगड़ के चलाओगे, तो रगड़ के चलाओगे तो तार की जो लंबाई है, लंबाई तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मोटाई कम हो जाएगी। और क्या होना चाहिए, तार की लंबाई और मोटाई का जो अनुपात है ना वो नियत होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर आप रगड़ कर चलाओगे, तार पर रगड़ कर चलाओगे इस जोकी को, तो क्या होगा, तार की मोटाई लंबाई के साथ नियत नहीं रहेगी, यानी मोटाई तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लंबाई ज्यादा हो जाएगी रगड़ कर चलाने से, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये लैब में काम करते समय, मीटर सेतु पर काम करते समय ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये 3 लिमिटेशंस हैं, इनमें रहकर काम करना पड़ेगा, अन्यथा रीडिंग आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन और देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन है, आसान है, देखिएगा नीचे दिए गए चित्र में शून्य विक्षेप के साथ, नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई। इसमें आपको अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखिएगा, ये देख लीजिएगा, यहाँ अज्ञात प्रतिरोध R निकालना है। तो देखिएगा ये यहाँ पर इस चित्र को देखिएगा ध्यान से, ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या है, P है, यहाँ ये P है, यानी L है, L सेंटीमीटर तो है, L का मतलब यहाँ क्या होगा, 100 माइनस L होगा, अरे ये L है तो ये क्या होगी, 100 माइनस L होगी, यानी 80 होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा। तो P और Q की वैल्यू दे रखी ना आपको, भाई P का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और Q की यहाँ पर 80 है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे आप, भाई ये मतलब आप सेंटीमीटर में लोगे ना तो ये वैसे सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। P की वैल्यू 20 है और Q की वैल्यू 80 है और R हमें ज्ञात करना है, और ये दे रखा है, ये ज्ञात प्रतिरोध हमें 55 ओम दे रखा है। तो क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 100 माइनस L अपॉन L इंटू ज्ञात प्रतिरोध, यही तो होता है ना। अरे भाई अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, अज्ञात जो हमें ज्ञात नहीं होता उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने जो मीटर सेतु में किया था तो वहां पर S लिया था ना ज्ञात प्रतिरोध, यहाँ पर R ले रखा है, बस ये यहाँ R ले रखा है, लेकिन है तो ज्ञात ही है। तो ज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे, यानी Q अपॉन P इंटू आर, Q अपॉन P इंटू आर, यानी 100 माइनस L अपॉन L इंटू आर, तो ऐसे तो करेंगे। तो यानी यहाँ 100 माइनस L अपॉन L, 100 माइनस L अपॉन L इंटू ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात कितना है 55 ओम दे रखा, ज्ञात दे रखा हमें, और 100 माइनस L कितना दे रखा है 80, और P कितना दे रखा है, यानी L कितना दे रखा है 20, तो ये हम लिख देंगे यहाँ से 100 माइनस L, तो यहाँ से हो गया 80 और L हो गया 20, तो 80 अपॉन क्या हो जाएगा 20 इंटू 55। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, बहुत आसान है वैसे तो, बिल्कुल आसान है, कैलकुलेट कर लेना। यहाँ 4 से कटेगा और 4 इंटू 55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे, कर लोगे भाई। ये अज्ञात प्रतिरोध निकालना भैया आसान है, अज्ञात प्रतिरोध R निकालना है। तो अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है भाई, 100 माइनस L अपॉन L इंटू ज्ञात प्रतिरोध, और 100 माइनस L कितना होता है यहाँ 80, और यहाँ से L कितना है 20, तो 80 अपॉन 20 इंटू क्या होता है ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात कितना है 55 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो है हमारा प्रिंसिपल मीटर सेतु का, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, देखिएगा नेक्स्ट में चित्र में मीटर सेतु को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। अज्ञात प्रतिरोध X तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है। दिख रहा भाई, ये चित्र देख लीजिएगा, ये X आपको कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट करना है,
और इस x में प्रवाहित धारा भी कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले x कैलकुलेट करेंगे। कैसे करोगे कैलकुलेट, वो आपको आता ही करना। कैसे, देखिएगा ये स्टार्टिंग वाला, अब बात करें ये L है, L कितना है 40 सेंटीमीटर और 100 माइनस L कितना है 60 सेंटीमीटर। x हमें ये जो कि r के रूप में है कैलकुलेट करना है, s हमें दिया हुआ है। अब की बार अज्ञात प्रतिरोध s का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा मैं ये लिख देता हूँ। देखिए p, वैसे एक छोटा सा और भी दे रखा है इसमें, देखिएगा ये गिवन पॉइंट एक और भी है हमें हमारे पास। देखिएगा मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। 1 सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना है 1 ओम है। तो 40 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 40 ओम हो जाएगा भाई। अरे भाई 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम है तो 40 का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से 100 माइनस L यानी 60 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो P बराबर 40 और Q बराबर 60 हो जाएगा। और R x ओम है, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है जो कि x के रूप में है, ठीक है। और ये S दे रखा है 3 ओम। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर Q अपॉन P इंटू R होता है, Q अपॉन P इंटू R होता है, ठीक है भाई। S की वैल्यू क्या होती है Q अपॉन P इंटू R, और यहाँ Q की वैल्यू क्या है 60 और P 40। तो 60 अपॉन 40 इंटू R, मैंने R हमें कैलकुलेट करना है। वैसे मैंने लिख दिया ये x होता है, क्योंकि हमें जो सर्किट डायग्राम में x ही तो दे रखा है, तो मैंने R की जगह x लिख दिया। क्या लिख दिया x। और S हमें दे रखा है, S कितना दे रखा है यहाँ पर देखिएगा 3 ओम दे रखा है ना। तो 3 इक्वल्स टू 60 अपॉन 40 इंटू x, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 3 से कटेगा 2 आ जाएगा। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से देखिएगा 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इंटू एक्स। तो x बराबर 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये x कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि R होता है। x बराबर R ही तो होता है, तो 2 ओम आ जाएगा। तो ये भी किससे आया, मीटर सेतु की। ये मीटर सेतु का जो प्रतिबंध है या व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रतिबंध होता है वो उसी से आया है, मतलब अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। यानी S बराबर Q अपॉन P इंटू R से आया। R का मान हमें सर्किट में वैसे x दिया है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। Q अपॉन P हमें दिए हुए हैं सारे के सारे। Q अपॉन P क्या है, Q का मतलब 100 माइनस L जो कि 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है लेकिन 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, तो 60 का क्या हो जाएगा 60 ओम। और यहाँ पर देखिएगा P कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यानी L कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो P कितना होगा 40 इंटू 1 क्यों किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध क्या होता है 1 होता है। तो 40 का कितना हो जाएगा 40 का 40 ओम हो जाएगा। तो P क्यों हो गई R हो। R हमें कैलकुलेट करना है, x मतलब R कैलकुलेट करना है, यानी x कैलकुलेट करना है इसमें। और s क्या है हमारे पास 3 दे रखा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इंटू x है तो x यानी x क्या है यहाँ R है, तो R यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, यानी ये x क्या होता है R ही तो होता है। तो x इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 2 ओम। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा मैंने ये तो प्रतिरोध तो निकाल लिया, अब धारा और ज्ञात करनी है। धारा किस में ज्ञात करनी है, यानी x में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। x कितना है 2 ओम का है, तो इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो धारा I बराबर क्या होता है V अपॉन R होता है ना। तो V हमें 6 वोल्ट दे रखा है लेकिन R नहीं दे रखा। तो R क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी 2 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। देखिएगा 2 और 3 को ये क्योंकि सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। तो 6 अपॉन 5, तो 6 अपॉन 5 यानी 1.2 एम्पियर करंट आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। इस x में से जाने वाली धारा, तो x में से जाने वाली, इसका मतलब ये पूरी ब्रांच पे यही तो जाएगी ना। तो 2 ओम में से भी जाएगी और 3 ओम में से भी फ्लो होगी, तो इसका मतलब ये दोनों में से जाएगी। तो इसीलिए इसका इन दोनों का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, 2 ओम और 3 ओम का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कैसे हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो 5 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो 2 + 3 5 हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर में दे रखा है, तो 6 में किससे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे, तो करंट आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ये समझ में आती है 2 + 3 क्यों किया, ये 2 अकेले 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2 + 3 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो करंट है वो इस पूरी यहाँ से इस पॉइंट से आगे देखिएगा ये पूरी एक ही ब्रांच है, यानी एक ही ब्रांच पर दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसका मतलब ये जो करंट है वो 2 ओम में से जाएगी, वही करंट किस में जाएगी 3 ओम में से भी जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में मतलब तुल्य रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो जाएगा। तो 5 ओम यानी हमें तुल्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा इसमें, न कि अकेला 2 ओम, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये हो गया करंट हमारे पास आ जाएगी, फिर 2 + 3 5 हो जाएगा, तो 6 अपॉन 5 यानी 1.2 एम्पियर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल अच्छे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मीटर सेतु के बारे में, ठीक है। अब करते हैं जो भी टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।